नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विवरण के बारे में। आज हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो क्लास है ना प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था ना, नगर नियोजन की प्रणाली कैसी थी? नगर नियोजन की कि ये लोग है ना कहां कहां क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो ये पद्धति का यूज करते थे ना, उस पद्धति का नाम क्या था? उस पद्धति का नाम था जाल पद्धति। जाल पद्धति। ठीक है, आगे पीछे हो गया, थोड़ा ध्यान रखना। जाल पद्धति आधारित ये नगर नियोजन करते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था प्यारे बच्चों, इसमें जो पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था ना, कौन सी ईंटें? पक्की ईंटों का इस्तेमाल। कभी कभी उन ईंटों की है ना क्या पूछ ली जाती है? पक्की ईंटों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये 4, 2 और 1 अनुपात, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कि ईंट की क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रही होगी। तो ये अनुपात के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। कैसे पूछता है? वो पूछता है कि पक्की ईंटों की, जैसे आपको पता है, देखो पक्की ईंटें होती है ना प्यारे बच्चों, पक्की ईंटों का इस्तेमाल कहां पे किया जाता था? कच्ची ईंटों का इस्तेमाल, ये थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में रखना बस। ठीक है, कच्ची ईंटों का ध्यान कहां पे प्रयोग करते थे? एल आकार की ईंटें, यानी कि एल आकार की ईंटों का प्रयोग कहां पे करते थे? और यू आकार, यू टाइप, यानी कि नालियां बनाने के लिए, वो चीज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, पक्की ईंटों का। अब देखो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, अपने घर में मकान बनाते हैं ना, तो पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए वहां रहने के लिए। ठीक है, तो वहां हम कैसे ईंटें यूज करेंगे? पक्की ईंटों का यूज करेंगे। यानी कि हमें जब इन लोगों को है ना भवन निर्माण अपना घर बनाने के लिए ना, ये क्या करते थे? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, कच्ची ईंटों का कब प्रयोग किया जाता था? कच्ची ईंटें यानी कि टेम्परेरी टाइप, या जैसे कि जब कोई बाहर से बंदा आता है, आपने देखा होगा आक्रमणकारी आते थे, आक्रमण करते थे, तो वहां पे क्या होता था? उनका जो रक्षा कवच होता था, जैसे उनके पीछे छिपके वो वार कर सके, तो उस तरह की जो चीजें बनाते थे, कौन कौन सी थी? जैसे रक्षा दीवार हो गई, रक्षा दीवार हो गई, या फिर कुछ तरह की सड़कें, कुछ तरह की सड़कें हो गई। ठीक है, या फिर मानो बच्चों प्रवेश द्वार। कौन सा? प्रवेश द्वार। ये कच्ची ईंटों का बनाते थे क्योंकि इनको भी पता होता था कि पता नहीं कब क्या हो जाए, युद्ध वगैरह का क्या सिस्टम रहे। ये इनको पता था कि टूटने वाली है, जब भी हमला होगा टूटेगी, तो ये इन पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे। यानी कि कच्ची ईंटों से क्या बनाते थे? रक्षा दीवार बनाते थे। ठीक है, ये वाली चीजें कच्ची ईंटों से बनाते थे। एल आकार की ईंटें कब होती थी? जब देखो मकान बनाते थे और इस तरह का, मतलब कोना बोलते हैं ना, कोने के ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, अब तो ईंट को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के काट दिया जाता है, लेकिन इनके टाइम में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते थे, वो जब भी भवन निर्माण करते थे तो एल आकार की ईंट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यू आकार की ईंटों का इस्तेमाल कहां होता था? जो नालियां होती थी ना, पानी वाली, नालियों को ढकने के लिए, नालियों को ढकने के लिए कौन सी ईंटों का इस्तेमाल करते थे? यू आकार की, यानी कि उनके ऊपर कवच बना रहता था नालियों के ऊपर, ताकि उनमें मिट्टी वगैरह, कूड़ा करकट ना जाए। ठीक है, इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है कि देखो नियोजित शहर होता था ना इनका, जो नियोजित शहर, नियोजित शहर, इन शहर के दो अलग अलग भाग बनाए होते थे। कौन कौन से भाग होते थे? एक तो देखो प्यारे बच्चों, एक तो होता था, जैसे इनका होता था पश्चिमी टीला। कौन सा? एक तो ये बनाए होते थे पश्चिमी टीला। ठीक है, और एक इन्होंने क्या बना रखा था प्यारे बच्चों? पूर्वी टीला। क्या बना रखा था? पूर्वी टीला। ठीक है,
दो भागों में, अलग अलग भागों में इन्होंने डिवाइड कर रखा था। कौन सा? अपना नियोजित शहर। इनमें फर्क क्या था प्यारे बच्चों? देखो, ये जो होता था ना पश्चिमी टीला, इसकी होती थी अधिक ऊंचाई। अधिक ऊंचाई के ऊपर ये क्या होता था? पश्चिमी टीला होता था। किसके ऊपर? अधिक ऊंचाई के ऊपर होता था। ठीक है। अगर बात की जाए पूर्वी टीले की, तो इसकी कम ऊंचाई होती थी, इसकी कम हाइट होती थी, इससे हाइट, ठीक है, इसकी क्या होती थी? कम हाइट होती थी। इसके अंदर है ना, इस पे क्या होता था, इसके ऊपर जो भी दुर्ग वगैरह बनाते थे ना, वो ऊंचे बनाते थे, ऊंचाई के हिसाब से क्या बनाते थे? दुर्ग वगैरह बनाते थे। इसलिए इसको दुर्ग किला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुर्ग किला भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, ये जो था ना, इसको कहा जाता था निचला किला। ठीक है, निचला किला या दुर्ग। सीधी सी बात है, आपको इतना तो ध्यान में आया होगा कि ये जब अधिक ऊंचाई पे था तो ऊंचाई वाला दुर्ग बना दिया, ये जब कम ऊंचाई होती थी तो इसका मतलब कम ऊंचाई वाला या नीचे वाला किला बना दिया। ठीक है, यहां पे जो लोग थे ना प्यारे बच्चों, वो कौन से रहते थे? पुरोहित लोग। कौन से? पुरोहित वर्ग के लोग कहां पे रहते थे? पश्चिमी टीला के ऊपर। ठीक है, और यहां पे जो लोग रहते थे वो जैसे हो गए प्यारे बच्चों कर्मचारी हो गए, ठीक है, और जो सैनिक हो गए, वो कहां पे रहते थे? वो रहते थे पूर्वी टीला के अंदर। ठीक है, तो इनका जो शहर नियोजन की जो प्रणाली थी ना, वो कुछ इस तरह की थी कि इन्होंने दो भागों में क्या कर रखा था? डिवाइड कर रखा था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या होता है? इनकी प्यारे बच्चों वास्तुकला होती थी। क्या होती थी? वास्तुकला। कि इनकी वास्तुकला कैसी होती थी? बार बार यहीं से क्वेश्चन उठा लेता है वो एग्जाम में। ठीक है, वास्तुकला के अंदर क्या होता था कि देखो प्यारे बच्चों, इनकी जो मकान होते थे ना, मकान, आपको पता है जहां मकान होगा उसके बाहर नालियां तो बनी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है, वो मकान के बाहर की जो नालियां होती थी ना, बाहर की नालियां, वो क्या होती थी? ढकी हुई होती थी। क्या होती थी? ढकी हुई होती थी। ठीक है, मकान के बाहर की नालियां हमेशा ढकी हुई होती थी। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, जो एक आप हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा भी पढ़ा था हमने, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा बहन बोला, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी बोला जाता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, और इन दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो था ना प्यारे बच्चों, इस स्थल के ऊपर है ना, हर घर में क्या होती थी? हर घर में रसोई होती थी। जैसे अब है, क्या होती थी? रसोई होती थी, और एक होता था पानी का कुआं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या क्या होती थी? एक रसोई होती थी और पानी का कुआं होता था। ठीक है, इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, ये जो लोग रहते थे ना, ये आपको भी पता है कृषि तो करते ही थे। इनकी कृषि कौन सी थी प्यारे बच्चों? ठीक है, किस किस कृषि की इनको जानकारी होती थी, वो चीजें हम पढ़ेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, इनकी है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इनकी प्रमुख फसल थी। प्रमुख फसल के बारे में अगर पूछ लेना प्यारे बच्चों, तो इनकी प्रमुख फसल कौन सी होती थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ इनकी क्या होती थी? प्रमुख फसल होती थी। ठीक है, गेहूं और जौ की खेती किया करते थे, इनकी प्रमुख फसल होती थी। और आपको पता है प्यारे बच्चों, जो चावल है ना, चावल जो है ना प्यारे बच्चों, चावल की खेती ये करते थे। और चावल के साक्ष्य भी कहां से मिले थे? एक तो रंगपुर से मिले थे, और एक जगह दूसरी कौन सी है? लोथल। ठीक है प्यारे बच्चों, चावल की खेती भी करते थे, लेकिन इनकी प्रमुख फसल कौन सी होती थी? इनकी प्रमुख फसल सिर्फ गेहूं और जौ, दो ही इनकी प्रमुख फसल होती थी। ठीक है, इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, ये क्या करते थे? कपास की खेती भी करते थे। ठीक है, और कपास की खेती को ये अपनी पहली फसल मानते थे। क्या? अपनी पहली फसल मानते थे। लेकिन इन फसलों में एक अपवाद का भी
सुनने को मिलता है प्यारे बच्चों, वो कौन सा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना गन्ने की खेती, यानी कि गन्ने की खेती नहीं करते थे या फिर गन्ने की खेती करते थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों। अब जब आपको पता है एक किसान खेती करता है तो उसके साथ वो अपनी कुछ अलग से इनकम रखने के लिए क्या करता है, पशुपालन तो करता होगा। तो ये जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनका पशुपालन के बारे में हमें चर्चा करनी है। पशुपालन कि ये कौन कौन से पशु पालते थे, ठीक है प्यारे बच्चों, और कौन कौन से पशुओं को ये अपना प्रिय मानते थे। ठीक है, देखो पशुपालन में ये क्या करते थे प्यारे बच्चों, हाथी भी पाला करते थे। ठीक है, हमने पढ़ा था एक जगह प्यारे बच्चों, सूरकोटदा, कोटदा। ठीक है, सूरकोटदा से किसके साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों, हाथी के साक्ष्य मिले हैं। सूरकोटदा से हाथी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखो इनके पास घोड़े भी होते थे। क्या होते थे, घोड़े होते थे। ठीक है, घोड़े होते थे। इसके साथ साथ में ये क्या करते थे, शेर भी पालते थे। क्या पालते थे, शेर भी पालते थे ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहां पे एक अपवाद टाइप का एक क्वेश्चन बनता है कि गाय के साक्ष्य नहीं मिले। यानी कि हम जब से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तब हम पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय होती है या कोई पशु होता है उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं होती थी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको पता है अब ये लोग क्या करते थे, कृषि भी करते थे, खेती करते थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते थे, अपनी फसल वगैरह उगाते थे, बेचते थे, पैसा आना था। यानी कि मेन पॉइंट ये है कि इनकी अभी जो मुद्रा है ना, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। मुद्राओं में भी एक अपवाद रहा है प्यारे बच्चों, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के समय है ना, कोई भी एक मुद्रा नहीं होती थी। ठीक है, ये अपनी इनकी है ना कोई भी मुद्रा नहीं होती थी, कोई भी मुद्रा नहीं होती, यानी कि पैसे के बारे में इनको जानकारी नहीं होती थी। ये जब भी कोई सामान खरीदते थे या बेचते थे ना, तो ये क्या करते थे प्यारे बच्चों, वस्तु का आदान प्रदान करते थे। क्या करते थे, वस्तु का आदान प्रदान करते थे। अरे ऐसा नहीं होता क्या नॉर्मल लाइफ में, जैसे आपके पास कोई फोन है, आपका वो फोन चलाते हो आप, सभी चलाते हैं ना, तो फोन चला चला के आपका उससे मन भर जाता है, तो आप क्या करते हो अपने दोस्त के साथ, यार तू मेरे वाला ले ले, मैं तेरे वाला फोन ले लेता हूं। ठीक है, दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या करते थे, वस्तु का आदान प्रदान करते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका एक अपवाद है प्यारे बच्चों। यानी कि आप फिर बोल दो कि सर जी आप तो बोल रहे हो इनकी कोई मुद्रा नहीं होती थी, वस्तु का आदान प्रदान करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्यारे बच्चों आपको पता होगा, लोथल एक ऐसी जगह है जहां से कौन सी मुद्रा प्राप्त हुई है प्यारे बच्चों, फारस मुद्रा प्राप्त हुई है। कहां से, लोथल से। ठीक है, वो पूछ लेगा क्वेश्चन घुमा के, कैसे कि कौन सा एक जगह है, कौन सी एक जगह है जहां पे मुद्रा मिली है, लोथल, या फिर पूछ सकता है लोथल से कौन सी मुद्रा मिली है, तो कौन सी मिली है प्यारे बच्चों, लोथल से हमें क्या मिली है, फारस मुद्रा मिली है। ठीक है, हमें ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इनकी लिपि कौन सी होती थी, इनकी लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो इनकी कोई लिपि नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि ये यूज करते थे कौन सी लिपि का, भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, कौन सी, भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि का ये क्या करते थे प्यारे बच्चों, प्रयोग करते थे। और ये भाव चित्रात्मक लिपि होती कैसी है, यानी कि वो लिपि जो एक चित्र बना के दर्शाई जाए। ठीक है, एक चित्र के द्वारा बताई जाए कि कौन सी लिपि है। ठीक है, तो ये कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे, भाव चित्रात्मक लिपि का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, हाँ, इनके द्वारा प्रयोग की गई कुछ देखो
इनकी है ना, वैसे ये हड़प्पाई लिपि का प्रयोग भी करते थे। अब हड़प्पाई लिपि कौन सी होती है? ये वो लिपि होती है प्यारे बच्चों जिसके अंदर 64 कितने 64 मूल चिन्ह होते हैं। कौन से होते हैं? मूल चिन्ह होते हैं। ठीक है, और इन्हीं मूल चिन्हों को, ये जो मूल चिन्ह होते हैं ना प्यारे बच्चों, इन्हीं मूल चिन्हों को क्या कहा जाता है? इन्हीं मूल चिन्हों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? पिटकोग्राफ। क्या कहा जाता है? पिटकोग्राफ कहा जाता है। किनको? इन्हीं मूल चिन्हों को। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, ये जो लिपि लिखने का तरीका होता था वो कैसे होता था? जैसे हम नॉर्मल क्या करते हैं, पेज के लेफ्ट साइड से, ठीक है, बाईं तरफ से हम क्या करते हैं? लिखना शुरुआत करते हैं लिखना। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते थे? राइट साइड से शुरू करते थे लिखना। ठीक है, राइट से लिखते थे और लेफ्ट तक जाते थे। हम लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, राइट तक आते हैं। ठीक है, ये क्या करते थे? ये बाईं से दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी ये लिपि। ठीक है, दाएं से बाईं ओर ये लिपि लिखी जाती थी, बाईं ओर लिखी जाती थी। और इस लिखने की कला को क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों? इस लिखने की कला को कहा जाता था ब्रुस्टोफेडन। ठीक है, लिखने की कला को क्या कहा जाता था? ब्रुस्टोफेडन। हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी, यानी कि दाह संस्कार करने का इनकी क्या प्रणाली रही होगी, यानी कि ये दाह संस्कार किस तरह का करते थे? इन लोगों ने 3 तरह के दाह संस्कार करने के इनके तरीके होते थे। ठीक है, क्या करते थे? एक तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, दाह संस्कार तो इसी का एक पार्ट है, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार कि मरने के बाद ये क्या क्या करते थे? दाह संस्कार करते थे या जलाते थे, दफनाते थे, वो वाली चीजें। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करते थे प्यारे बच्चों? दाह संस्कार करते थे। ठीक है, दाह संस्कार करते थे। जैसा क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे हिंदू समाज में होता है ना, कि जब कोई आदमी अपना शरीर त्याग देता है, ठीक है, भगवान के पास चला जाता है, तो वो क्या करते हैं? जैसे हमारे हिंदुओं में आपको पता होगा कि उनकी बॉडी को है ना, उनकी बॉडी का क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। और जो बच्चे कुछ होते हैं उनकी जैसे हड्डियां, कुछ नाखून, कुछ दांत वगैरह, कुछ पार्ट रहते हैं, वो क्या करते हैं? हम पानी में बहाते हैं। ठीक है, तो इनका ये क्या करते थे? सबसे पहले तो दाह संस्कार करते थे। दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों? देखो, ये करते थे पूर्ण समाधिकरण। क्या? पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में ये क्या करते थे प्यारे बच्चों? जैसे आपको पता है ना, इस्लाम धर्म के लोग करते हैं। क्या करते हैं? इस्लाम धर्म के लोग करते हैं, या फिर ऐसा माना जाए कि ईसाई धर्म के लोग करते हैं। कौन सा संस्कार? पूर्ण समाधिकरण का संस्कार। ठीक है, और एक तीसरा इनका होता था प्यारे बच्चों, आंशिक समाधिकरण। ये बड़ा ही कुछ अजीब से तरह का है। ये कैसे है? देखो, ये क्या करते थे? ये जैसे इनका जो जैसे डेड बॉडी होती थी ना, क्या होती थी? डेड बॉडी। उस डेड बॉडी को है ना, जैसे खुले में छोड़ देते थे। क्या करते थे? डेड बॉडी को खुले में छोड़ देते थे। उनका जो ऊपर का मांस होता था ना, वो जैसे पक्षी वगैरह खा जाते थे। फिर उसकी हड्डियों का क्या कर देते? अब हड्डियों को है ना, दफना देते थे। ठीक है, आंशिक समाधिकरण में। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण में क्या करते हैं? जैसे मिट्टी दे देते हैं और दाह संस्कार में अग्नि दे के उसकी बची हुई हड्डियों को पानी में बहा देते हैं। इस तरह के ये क्या करते थे? और ये जो आंशिक समाधिकरण है ना, ये प्यारे बच्चों, ये फारस के लोग करते हैं। ठीक है, फारसी लोग जो क्या करते हैं? आंशिक समाधिकरण करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, कुछ एक रीजन है किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण कि ये खत्म क्यों हो गई थी। अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर है ना अपनी अलग अलग राय दी है। किसी ने कहा है ये बाढ़ से ग्रस्त खत्म हुई थी, किसी ने कहा था कि लोग है ना
थोड़ा थोड़ा बदलाव चाहते थे। किसी ने कहा था कि भूकंप से खत्म हुई थी, लेकिन देखो प्यारे बच्चों किसने क्या कहा था वो हमें ध्यान में रखना है थोड़ा सा। देखो प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति है फेयर सर्विस नाम का, फेयर सर्विस, क्या है, फेयर सर्विस। इन्होंने क्या कहा था कि वनों का तो क्या हो गया था, वनों का कटाव हो गया था। क्या हो गया था, वनों का कटाव हो गया था, जिससे इन लोगों को रहने में परेशानी हो गई होगी। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया था, पतन। और कुछ इनका एक ये भी मानना है कि संसाधनों का खत्म होना, संसाधनों का खत्म हो जाना, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। किसने, फेयर सर्विस ने। ठीक है, इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना होगा किसका, जॉन मार्शल का। किसका, जॉन मार्शल का। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने का एक ही कारण है, वो क्या है कि भूकंप आना, भूकंप आना, जिससे सारी की सारी सभ्यता है जो तहस नहस हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा नाम आरएल स्टाइन का। किसका, आरएल स्टाइन का। इन्होंने क्या किया, कहा था प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा था कि जलवायु का परिवर्तन हो जाना, जलवायु का परिवर्तन हो जाना। क्या कहा था इन्होंने कि जलवायु के परिवर्तन होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई है। और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों अर्नेस्ट मेके की, अर्नेस्ट मेके की, और इनके साथ में एक और इनके जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, इन दोनों ने अपना एक तर्क दिया था। वो कौन सा तर्क था, इन दोनों ने जब मिलकर निष्कर्ष निकाला तो क्या कारण रहा था कि बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। और जॉन मार्शल ने अकेले ने जब तर्क निकाला तो कहा कि भूकंप की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारी क्लास आज की। इसकी पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के अंदर, आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। भारत माता की जय।